अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। वैसे तो दुनिया मेरे आगे में हम दुनिया भर से अहम और जो ताज़ा ख़बरें होती हैं उन पर तबसरा करते हैं और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन आज का जो दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम है, ये पहले प्रोग्रामों की बनिस्बत एक स्पेशल और ख़ुसूसी प्रोग्राम है और इसमें हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बात भी करेंगे। और जो इस प्रोग्राम की खसूसियत है वो ये है कि हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ़ एंकर पसंद और तज़कियाकार बहुत बड़े सहाफ़ी भी हैं और राइटर भी हैं, जनाब जमील फ़ारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, चूँकि हमने जो टॉपिक्स आज की बात करनी है जिन टॉपिक्स पर, उसमें एक तो ये है कि पाक भारत कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। फिर मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल चल रही है, क्या वो सूरत हाल ख़त्म होगी, क्या वहाँ के लोगों को आज़ादी मिलेगी। और फिर इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे चाबहार पोर्ट का मामला, सी पैक और गवादर के मुकाबले में। फिर ईरान ने भी पाकिस्तान को धमकियाँ दी हैं, क्यों दी हैं। फिर सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उसके समरात क्या होंगे। और फिर इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो सी पैक के अंदर रशिया की और सऊदी अरब की शमूलियत, खलीजी मालिक की शमूलियत, इसके फ़वाइद क्या मिलेंगे हमें। पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो एहतसाब का अमल चल रहा है, नैब ने जो सारी कार्रवाई शुरू की हुई है, क्या ये बिला तफरीक है या इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरफ़ा कार्रवाई की जो एतराज़ात हैं वो ठीक हैं। और इसके साथ साथ सानिहा साहिवाल जो इंतहाई कि तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसका क्यों अभी तक कोई रिज़ल्ट क्यों नहीं निकला है, उसकी वजूहात क्या हैं। नकीब कत्ल केस हो गया। और इसके साथ साथ आखिर में बात कर लेंगे जो फिफ्थ वॉर जनरेशन है, मीडिया की अहमियत, ज़रूरत और फिर बिलखुसूस जो सोशल मीडिया है उसके ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन भी चल रहा है। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन एक और जो टॉपिक जो हमारे पास है, जो सबसे अहम है, चूँकि हमारे मेहमान भी उसी हवाले से हैं, तो वो है हरफ राज के जो एंकर पसंद थे जनाब जमील फ़ारूकी साहब, उन्होंने हरफ राज क्यों छोड़ा, इससे इब्तदा कर लेते हैं। जमील साहब, सबसे पहले तो आपको हमारे शो में बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त भी दिया। और शुरू कर लेते हैं हरफ राज से, क्योंकि आपने हरफ राज जो शुरू किया वो पूरी दुनिया के अंदर इस कदर मकबूल हुआ कि आज भी लोग हरफ राज को अगर जानते हैं तो या तो जमील फ़ारूकी के नाम से जानते हैं या फिर ओरिया मकबूल जान साहब के नाम से जानते हैं। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा आपका और लोगों ने बहुत कुछ सीखा, कॉलें भी आती थी, हम देखते थे। तो आप क्या समझते हैं कि हरफ राज को छोड़ने की वजह क्या बनी और क्या हरफ राज की तरह कोई आप खुद हरफ राज शुरू करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है? हरफ राज छोड़ने के मामले को अगर हरफ राज ही रहने दिया जाता तो बड़ा अच्छा था। तो हर इंसान के करियर में एक पॉइंट आता है जहाँ पर उसको लग रहा होता है कि मुझे अब इससे एक कदम आगे बढ़कर अपने लिए कुछ बेहतर सोच लेना चाहिए। तो मेरे लिए भी बेहतर यही था कि मुझे अब स्टेप फॉरवर्ड ले लेना चाहिए। तो स्टेप फॉरवर्ड लेने से पहले मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश थी कि मैं कंटिन्यू करता और या साहब के साथ, लेकिन तमाम बात को सिर्फ एक अल्लामा इकबाल के शेर में समराइज़ करके निकल जाऊं तो मुझे रोकिएगा नहीं और ना ही मज़ीद उगलवाइएगा। उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि एक टूटा हुआ तारा मैं कामिल न बन जाए। बस बाकी आप समझ गए। बाकी अच्छा, चलें जी, अल्लाह ताला आपको जहाँ भी आप रहें मज़ीद अच्छी इसी तरह करते रहें प्रोग्राम, आपकी ज़िंदगी में इसी तरह की कामयाबियाँ आपको मिलते रहें। बहरहाल जो प्रोग्राम का एक और टॉपिक है वो है पाक भारत कशीदगी। पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम देख रहे हैं पाकिस्तान को धमकियाँ मिल रही हैं इंडिया की तरफ से। तो आपके ख्याल में क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान से एक और जंग चाहता है? शह पर तेरी उड़ान है मिल्लत की ज़िंदगी, शह पर तेरी उड़ान है मिल्लत की ज़िंदगी, आरज़ू शौक़ की तकमील करके तू, अपने खुदा के हुक्म की तामील करके तू, पैगाम हुब्ब उन्स को आवाज़ करता जा, दरियाओ दश्तो गुल को भी हमराज करता जा, अंदाज तेरा मिसल है फ़ारूक़ियो हैदर, तू कौम का जांबाज है, तू ही तो है शह पर, तेरे लहू में दौड़ती है माओं की खुदी, शह पर तेरी उड़ान है मिल्लत की ज़िंदगी। ये गीदड़ भभकियाँ देने वाला भारत जो पुलवामा अटैक्स को बेस बनाकर पाकिस्तान को रगेदने की कोशिश कर रहा है, इन पागलों को अंदाज़ा है कि ये एक एटमी क़ुव्वत को ललकार रहे हैं। पाकिस्तान को इतना हल्का समझ लिया आप लोगों ने। यार मामला फंडा आपके इलेक्शंस का है, आपकी लोकसभा के चुनाव का है। आप अपने लोगों को
कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनके इमोशंस को अमल अंगेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के जज्बात को भड़काते हैं। आप दुनिया की एक सेकुलर रियासत हैं, आप अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानते हैं, और आप हर 2-3 साल बाद एक शोशा छोड़ते हैं, और वो शोशा होता है जंग का। और जंग को इतनी आसान है, मतलब पाकिस्तान को आप लोगों ने इतना हल्का ले लिया। भारत अगर किसी तरह से भी पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम्स डालता है, आप मुझे एक बात बताइए, मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा है पाकिस्तान जी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बढ़ती हुई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चाइना का पाकिस्तान के इकोनॉमिक जोन के अंदर इंटरेस्ट, रशिया का पाकिस्तान के इकोनॉमिक जोन के अंदर इंटरेस्ट, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, और पाकिस्तान इन हैपनिंग्स के दौरान मकबूजा वादी कश्मीर में खुदा ना खास्ता एक अटैक करके भारत को मौका देगा कि नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूं मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर जो स्टेबिलिटी आ रही है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे एक बात बताएं, कोई अक्लमंद भी सोचेगा ना तो ये कहेगा कि यार पाकिस्तान नहीं कर सकता, और पाकिस्तान तो इतना सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है, रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है कि जिन 2 दिनों में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में मौजूद थे, उन 2 दिनों में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। बिल्कुल इस मामले के ऊपर एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। स्टेटमेंट कौन जारी कर रहा था? मोदी। स्टेटमेंट कौन जारी कर रहा था? उनका फॉरेन मिनिस्टर। स्टेटमेंट कौन जारी कर रहा था? उनका थर्ड क्लास मीडिया। मतलब आप अक्सर सवाल करते हैं ना कि पाकिस्तान का मीडिया यार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिहेव नहीं कर रहा सही से, और मैं कहता हूं पाकिस्तान का मीडिया 10,000% बेहतर है इंडियन मीडिया से। बिल्कुल आप ये सोचें कि हम 10,000 दफा सोचते हैं बात करने से पहले कि इंडिया के मामले के ऊपर हम डिफेंसिव पोजीशन पे रहें, हम अटैकिंग पोजीशन पे ना आए, हम ब्लेम कोई ना लगा दें। आप ये देखें कि इलियास डेविडसन की इतनी बड़ी किताब जी, बिल्कुल, जिसने मुंबई अटैक्स के हवाले से इतने बड़े मामले को खोल कर रख दिया और दिखा दिया कि इंडिया हमेशा जब भी कोई गेम प्लान करता है तो प्लांट करता है, उसके बाद अटैक करवाता है और ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर लगा देता है। हमने उतनी बड़ी किताब को भी अपने मीडिया के ऊपर इतनी बड़ी प्रोजेक्शन नहीं दी, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी बिहेव रिस्पॉन्सिबली। बिल्कुल उनके एंकर पर्संस, पाकिस्तान के मीडिया पर्संस को, एनालिस्ट को, एंकर पर्संस को, इसके अलावा कॉलमिस्ट को अपने टीवी शोज में बुलाते हैं, बुला के बाकायदा इस तरह बात कर रहे होते हैं जैसे उन्होंने यहां पर कोर्ट खोल के रखा हुआ है। मतलब वो यहां पर डिसीजन देने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब वो पाकिस्तान को हमेशा एक्यूज का ही दर्जा देते हैं, पाकिस्तान को हमेशा इस बात का दर्जा देते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट है। और भाई खुदा का खौफ करो यार, दिस इज 21st सेंचुरी, ये हाइब्रिड वॉर का दौर है। अब जंगें तोपों से नहीं लड़ी जाती, जंगें गोलियों से नहीं लड़ी जाती। अब जंगें लड़ने का मामला टेबल्स के ऊपर होता है या सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर होता है। आप देख लें, बिल्कुल मतलब पूरी दुनिया में जहां पर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, जंगें लड़ी जा रही हैं, वो हमेशा अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, माइंडसेट्स को इकट्ठा करते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं मामलात को हल करो। ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसे ममालिक से बड़े दुश्मन कौन हो सकते थे? बिल्कुल मतलब उनके अगर बड़े करता धरता अपनी जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करके सिंबल ऑफ सिंपैथी दिखाते हैं और कहते हैं कि हम पढ़ी लिखी नेशंस हैं, हमें अब इससे बाहर आ जाना चाहिए। इवन अमेरिका जैसी सुपर पावर वो नॉर्थ कोरिया से या साउथ कोरिया से हाथ मिलाने पर तैयार हो जाता है। यार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्यों नहीं हो सकता? यह सिर्फ और सिर्फ नाम नेहाद दहशतगर्दी का बढ़ावा है और इसको जबर और बर्बरियत कह सकते हैं जो भारत की जानिब से दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया। पाकिस्तान का जो रद्द अमल है इंतहाई प्रॉम्प्ट है, वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी अटैकिंग, एंड दिस शुड हैव हैपेंड इन पास्ट 3-4 years. दिस शुड हैव बीन हैपेंड। मतलब ये हो जाना चाहिए था, लेकिन क़यादत का फुकदान, अच्छी क़यादत का ना होना, 2-3 मुख्तलिफ इदारों का एक पेज पर ना होना पाकिस्तान को हमेशा रुस्वा करता रहा है। पाकिस्तान हमेशा डिफेंसिव पोजीशन पर रहा है। अब जिस अंदाज से इमरान खान साहब ने आकर गो कि वो जो स्टेटमेंट उनका आया उसकी एडिटिंग को इतनी अच्छी नहीं हुई थी, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो बात की बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी बात की थी कि इस दफा हम सोचेंगे नहीं, बिल्कुल रद्द अमल देने के लिए सोचेंगे नहीं, हम रद्द अमल दे देंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है एक इलेक्टेड, मैंडेटेडली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा दबंग जवाब दिया। इसके साथ साथ फिर हमारे जो DG ISPR हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, आज भी उन्होंने जिस अंदाज से स्टेटमेंट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, ब्रीफिंग दी है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उनके सामने आया है और हमें इसी तरह से बिहेव करना चाहिए। अब मतलब देखें, वी आर ए न्यूक्लियर पावर, वी आर एन एटॉमिक पावर। हम कब तक इंतजार कर सकते हैं कि दूसरा हमें ब्लेम पे ब्लेम लगाता जाए? मतलब 9/11 का मामला आता है अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है।
कहीं और कोई धमाका होता है अफगानिस्तान में, इंडिया कहता है पाकिस्तान पे ब्लेम लगा दो, पाकिस्तान के ऊपर इवन यानी सानिया कुंदूज होता है, पाकिस्तान के ऊपर नाम आ रहा है, ठीक है। इंडिया के मुंबई में कोई अटैक होता है, पाकिस्तान के ऊपर नाम डाल देते हैं आप। यार आपके इलेक्शन आपके मुल्क का मसला है, आप सेक्युलर गवर्नमेंट हो, आप डेमोक्रेटिक पार्टी हो, बीजेपी की बात कर रहा हूं, इवन आप एक बड़ी डेमोक्रेसी हो जो कि आप मानते हो और पूरी दुनिया मानती है, यानी 1 अरब से ज्यादा आपकी आबादी है, आप हर तरह के मजाहिब को लेके चल रहे हो, खुदा का खौफ करो, आप अपने खालिस्तान को संभालो, आप अपने मामलात को संभालो, आप हर बात के इल्जाम पाकिस्तान पे लगाओगे, कुछ ढिठाई की भी हद होती है। इलेक्शन स्टंट चाहिए था बीजेपी को, वो स्टंट मीडिया को मिल गया है, होना मोना कुछ नहीं है, हिम्मत नहीं है, ये आप लिख के रख लें। मैं उन तजियाकारों से भी इख्तलाफ करता हूं माजरत के साथ, उनमें हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जो कभी कभार जिनके साथ मैं भी बैठता रहा हूं, मैं उनसे इख्तलाफ करता हूं। ये कॉमन सेंस है, आप खुद सोचें ना, जब भी इंतखाबात आते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट इंडिया में बूम कर जाता है, ऐसे, ठीक है। जब भी इंतखाबात आते हैं पैट्रियोटिक सेंटिमेंट भी बूम कर जाता है, यानी हुब्बुल वतनी वो पीक पर पहुंच जाती है। और वो जो वहां खड़े होकर ना एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं मम्मी की कसम नहीं छोड़ूंगा, और भाई आपकी शक्ल बताती है, आप जो जिस मम्मी की आप कसम खा रहे हो ना, आपकी शक्ल ही मम्मी जैसी है। आप क्या खुदा ना खास्ता आप जो है ना पाकिस्तान के अंदर घुसोगे, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है भाई कि इसमें कोई भी घुस जाएगा और अटैक कर देगा। दिस इज ए कंट्री ऑफ ऑलमोस्ट 22 करोड़ पीपल, ठीक है ना, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। एक एक भाला भी उठा के बाहर खड़े हो जाएंगे ना, उसको तो छोड़ दें, ये तो फ्रंट लाइन पे जो हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं ना हम लोग, मीडिया के एंकर पर्संस, उनको तो आप जवाब दे के देख लें, पहले इंडिया उनको तो संभाले, उसके बाद ये बॉर्डर और कंट्रोल लाइन क्रॉस करने की बात भी उनकी मीडिया में आती रहती है। गाजी अब्दुल रशीद के नाम पे कहा कि जो उनकी तरफ से पुलवामा हो गया वगैरह वगैरह। हाँ। तो लेकिन अब होना क्या चाहिए, जैसे ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इंडिया की तरफ से हमारे पास होती रहती हैं, हमने जैसे आर्मी डीजी ISPR ने भी कह दिया, तो क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कि हम हैरान करेंगे, खुद हैरान नहीं होंगे बल्कि इंडिया को हैरान कर सकते हैं। हैरान इसलिए करेंगे ना, वी हैव द टैक्टिकल वेपन्स राइट नाउ। आपको पता है कि पूरी दुनिया में चंद एक फोर्सेस हैं, मतलब 5 या 6 फोर्सेस होंगी जिनके पास टैक्टिकल वेपन्स हैं, जिनके पास वॉर को कंट्रोल करने के और वॉर को डिजाइन करने के टैक्टिकल वेपन्स हैं। और पाकिस्तान को इतना हल्का और लल्लू फत्तू मुल्क ना समझो इंडिया। बिल्कुल, भारत अपने आप में, अपने होश में, अकल के नाखून लो, तुम पाकिस्तान को इतना हल्का मत लो। हम न्यूक्लियर पावर तो हैं ही, और हमारे जो जवान हैं उनके पास जो जज्बा ईमानी है, उसका मुकाबला आपके ये जो तकरीबन कोई 20-25 लाख की फौज है ना, वो नहीं कर सकती है। हमारे 6-7 लाख काफी हैं। हमें ग़ज़वा बदर की याद आती है जिसमें हमारे पास 313 थे, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पास जो टैक्टिकल इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास जो ब्रेन्स हैं, हमारे पास जो माइंड सेट है, हमारे पास जो ट्रेनिंग है, उसका शहदाई सऊदिया भी है, उसका शहदाई अमेरिका भी है। उसके बाद हमारे पास जो ISI है, मतलब रॉ उल्टी हो जाए हमारी ISI, यानी जो, और हमारी ISI क्या है, एवरी पाकिस्तानी इज पार्ट ऑफ ISI। बिल्कुल, एवरी पाकिस्तानी, ऐसे ही बिल्कुल, मतलब मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। कोई शक, जिस तरह की रॉ इंफॉर्मेशन, जिस तरह की स्ट्रेटजी पाकिस्तान की फोर्सेस में और दुनिया भर की फोर्सेस में सबसे बेस्ट, आप FBI, CIA, रॉ, इन सबको, NDS, इन सबको साइड पे कर लें, मुसाद, पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री हु इज हैविंग एन एजेंसी लाइक ISI। और ISI जैसी एजेंसी अगर डिजाइन करती है वॉर माइंडसेट को, भारत को पहले 10,000 दफा सोच लेना चाहिए। फिर ये भी इसमें आप देखें ना कि पाकिस्तान की यही ISI थी जिसने रशिया जैसी सुपर पावर सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, जी हाँ, अमेरिका को शिकस्त दी गोया के। अगर आप देखें 17 साल अमेरिका बैठा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, कामयाबी 17 साल में अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की CIA और FBI बशमूल उनके बड़े बड़े सेंटकॉम जर्नल्स कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो फिर हमारी ISI को आप सलाम पेश करें, बल्कि हम सब सलाम पेश करते हैं हमारी ISI को, हमारी आर्मी को, हमारे मुल्क के अंदर उस अनजाने दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने के ऊपर हम सलाम पेश करते हैं, जिसमें रॉ खुल के इन्वॉल्व था, जिसमें रॉ खुल के इन्वॉल्व थी, जिसमें NDS इन्वॉल्व थी, जिसमें मोसाद इन्वॉल्व थी। आपके नॉर्थ वजीरिस्तान में क्या था, आपके साउथ वजीरिस्तान में क्या था, रद्दुल फसाद, ज़रबे मोमिन, बिल्कुल, ठीक है, ये क्या कितने बड़े ऑपरेशंस कर डाले हैं पाकिस्तान ने। हमारा दुश्मन अनजाना था। DG ISPR ने आज जो बात की ना, बड़ी जबरदस्त कही है। उन्होंने कहा कि हम तो उस दुश्मन के खिलाफ भी लड़े हैं जो अनजाना था, आप तो एक मालूम दुश्मन हो, और पिछले 70 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मुतालिक एक एक चीज पढ़ के कर रहे हैं। दिस इज द थिंग जिसके बारे में पाकिस्तानी इंतजार कर रहे थे।
जो लोग हमारे अंदर बैठकर भी ना इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं ना, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज ने तो कभी जंग लड़ी ही नहीं है, यानी उनको 65 और 71 याद आता है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है कि मेरे भाई, ये पिछले 70 साल से हम तैयारी कर रहे हैं ना, ये हमसे खाने की तैयारी नहीं कर रहे या DHS बनाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। पूरे इंडिया के वॉर माइंडसेट को पड़ा है, पाकिस्तान के अंदर एक अनजाने दुश्मन को शिकस्त देकर दिखाया है भाई। आप देखें ना, एक वक्त था 2007-8 में डेली, मैं तो न्यूज रूम के अंदर होता था, 2006-7 की बात मैं बता देता हूं, मतलब डेली कोई 4-5 धमाके रिपोर्ट होते थे। बिल्कुल ऐसे। आज 2019 है और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब शाज और नाजर कभी कोई वाकया हो जाता है, वो अमेरिका में भी होता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उस एक बड़े वॉर जोन से बाहर निकल चुके हैं। अगर हम इतनी बड़ी जंग जीत सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात, ये तो इंडिया की सारी सूरत हाल जो उसके अंदर की हकीकत है, हम इसका तो बिल्कुल फिजिकली हम उनको भरपूर जवाब दे सकते हैं, लेकिन सफारती सतह पर भी हमने हमेशा से अमन व अमान का एक अपने आप को साबित किया कि हम अमन के एक प्याम्बर हैं। तो इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2 मरतबा ख़त भी लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को। तो आप क्या समझते हैं कि हमें सफारती एतबार से भी फ़ौक़ियत है? जैसे कि कुलभूषण यादव का केस चल रहा था, उसमें भी हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। नहीं, पोजीशन मजबूत इसलिए हुई क्योंकि आपके पास लीडरशिप बेहतर आई है ना। कुलभूषण केस आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब के दौर से था, जो कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पे कुलभूषण का नाम लेते हुए कतराते थे। क्यों? जस्ट बिकॉज ही वाज हैविंग बिजनेसेस इन इंडिया, इन न्यू दिल्ली, इन मुंबई, ही वाज हैविंग बिजनेसेस इन UAE। कभी बात नहीं की। अब आपकी क़यादत ऐसी है जिसके कोई स्टेक्स नहीं है, उसके स्टेक्स हैं तो फाइनेंशियली स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर है, उस बंदे का घर पाकिस्तान के अंदर है, ये क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा ना। उसके कोई बिजनेसेस नहीं है, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस बंदे के पास पैसा होगा लेकिन अपनी काउंटीज से कमाया हुआ पैसा है, अपनी क्रिकेट से कमाया हुआ पैसा है। फंडिंग होगी तो उनके हॉस्पिटल के लिए फंडिंग है, उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए फंडिंग है। वो एक बेदाग आदमी आया हुआ है, उसके ऊपर क़यादत को, आपके एस्टैब्लिशमेंट को, आपके पब्लिक को, सबको एतमाद है। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब अपने नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं और सिफारती सतह पर, इससे बड़ी आपकी कामयाबी क्या होगी कि आपने उठा के मुंह के बल मारा है इंडिया को। ये जो आपकी सिख बरादरी के लिए आपने कॉरिडोर खोला है, करतारपुर राहदारी, बिल्कुल ऐसे उठा के आपने मुंह के बल मारा है इंडिया को। इंडिया ने अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की, बिल्कुल, मतलब उनके अंदर इतनी कर्टेसी नहीं थी कि उन्होंने अपने डिप्टी प्रेसिडेंट को भेजा कि जाकर तुम इनॉग्रेशन करके आओ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर सिख बरादरी के साथ खड़ा हुआ है यहाँ पे करतारपुर राहदारी पे। सिद्धू साहब के पाकिस्तान आने पर पाकिस्तान ने इतना बड़ा दिल खोल दिया, इससे बड़ी बात हो सकती है? इसके अलावा सऊदी अरब जैसा मुल्क जो हमारा हमेशा देरीना दोस्त रहा है, पाकिस्तान बनने के बाद से उनके किंग्स हमारे पास विजिट करते रहे हैं और हमारी इकोनॉमी में अच्छे बुरे दिनों में हमारा साथ देते रहे। बिल्कुल। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अपने क्राउन प्रिंस बनने के बाद पहला विजिट, सबसे पहला मुल्क पाकिस्तान। इमरान खान की इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? और इंडिया के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? यानी उनका टीवी एंकर 2 दफा पूछता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, आदिल अल जुबैर से 2 दफा पूछा है। आपने देखा होगा, शायद वो क्लिप भी देखा होगा। तो फीमेल एंकर थी, उसने पहले पूछा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री और पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, तो आप जैश मोहम्मद के हवाले से या जमातुद दावा के हवाले से क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द इशू आई वांट बी टॉक ऑन, ये बोला। उसके बाद अगला सवाल उसने किया बंदी ने कि टेररिज्म को सपोर्ट करने पर तो आप पाकिस्तान को कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसने कहा पाकिस्तान ने अपने फौजियों और अपनी पब्लिक की जानों की एक बड़ी तादाद नजराने के तौर पर पेश की है, सेक्रीफाइस की है। इससे बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी क्या हो सकती है? तो कभी मुल्क टेररिज्म नहीं करते होते, हो सकता है चंद एक लोगों का ग्रोह हो, वो इंडिया में भी हो सकता है, वो पाकिस्तान में भी हो सकता है, वो सऊदिया में भी हो सकता है। तो इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है सऊदिया का? तो इट मीन्स सऊदिया इज प्रो पाकिस्तान। और बात यह है कि एक मुल्क का क्राउन प्रिंस ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का सऊदी अरब में एम्बेसडर हूं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पाकिस्तान का सऊदी अरब में एम्बेसडर जब इंडिया के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा हो, तो इससे बड़ी इंडिया की नाकामी क्या हो सकती है? बिल्कुल, यानी कि पाकिस्तान सफारती एतबार से भी इंडिया पर जंग जीत रहा है और सफारती पर जंग जीतेगा इंशाल्लाह। आगे एक और इसी के अंदर एक साथ हमारे साथ टॉपिक जुड़ा हुआ था, मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और मकबूजा कश्मीर का जो मसला है कश्मीर है, इस हवाले से हमने देखा कि लंदन के अंदर बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब भी गए, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर वहाँ के लोगों को एक बताया गया। तो आपके ख्याल में मकबूजा कश्मीर कब आज़ाद होगा? इमरान खान से आज़ाद करवाने लगे हैं? ये बहुत मुश्किल गुत्थी है, इतनी जल्दी सुलझ नहीं सकती। आज़ाद करवाने की इंटेंशन पाकिस्तान की है 70 साल से। बिल्कुल।
आज़ाद ना करने की इंटेंशन इंडिया की है 70 साल से। ये दो कौमियतों का सेंस ऑफ ईगो है जी। ठीक है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है ना, बार बार मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आए, बिल्कुल। बार बार रिक्वेस्ट करें कि आप टेबल टॉक करें, मामले को सॉर्ट आउट करें, बार बार यूएन में जाकर अपनी करारदादों के हवाले से याद दहानी करवाए कि आप देखें इस मामले को किसी तरह सेटल करवाएं। अगर इंडिया अपने ही ऑक्युपाइड टेरिटरी के अंदर अपने लोगों के ज़रिए अटैक करवाता है, एक कॉन्स्पिरेसी, चले इसको छोड़ दें, वहाँ पर जुल्म ढाता है, बर्बरियत करता है, बच्चियों के साथ ज्यादती करता है, नौजवानों को सरेआम सड़कों के ऊपर उल्टा लटकाता है, उनकी चित्र परेड करता है, उनको गाड़ियों के आगे रस्सियों से बांधकर पूरे मोहल्ले को दिखाता है कि ये तुम्हारी औकात है कश्मीरियों, ठीक है। तो उसके अंदर से अगर कोई एक बच्चा पैदा होता है और सुसाइड बॉम्बर बनता है तो उसमें पाकिस्तान का कसूर बता दें। अगर बुरहान वानी, वीडियो देखी आपने बुरहान वानी की, एक वीडियो देखी होगी जिसमें उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। बुरहान वानी बना क्यों था? बुरहान वानी शहादत के रुतबे तक पहुंचा कैसे? यार आतंकवाद जिसको आप कहते हैं, उस आतंकवाद की बुनियाद तो आप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। उस आतंकवाद की बुनियाद प्रोवाइड करने के बाद आप क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा है। इसी आतंकवाद का आपने बुनियाद का जो मादा है वो खालिस्तान के लोगों को प्रोवाइड कर दिया, सिखों को प्रोवाइड कर दिया। तो ये सारी ड्रामेबाजी है इंडिया की, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान क्या कर सकता है? जिस तरह लंदन में शाह महमूद कुरैशी साहब गए, कॉन्फ्रेंस में बैठे, पाकिस्तान का नैरेटिव हाईलाइट किया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है। इसी तरह वाशिंगटन डीसी में सिखों ने जो कश्मीर की बरादरी के बिल्कुल पैरेलल खड़े हुए हैं, उन्होंने कश्मीर की हिमायत की और खालिस्तान की हिमायत में नारेबाजी की, इंडिया का फ्लैग जलाया। बिल्कुल ठीक है। तो ओपिनियन बिल्डिंग यही हो सकती है, पाकिस्तान की जानिब से यही हो सकती है। आपकी 5 से 6 लाख फौज है, एक टेरिटरी के ऊपर काबिज है, आप दहशतगर्द नहीं हो। अगर वहां से चंद लोग अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो वो मिलिटेंट है, यानी वो जिहादी नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो मिलिटेंट है। आपने उनको मिलिटेंट गर्दान दिया, आपने हमेशा उनको मिलिटेंट लिखा। और अफसोस की बात यह है कि हमारे पाकिस्तान का भी मीडिया का एक सेक्शन है जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वहां की जिहादी तंजीमों को और वहां पर जिद्दोजहद आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों को मिलिटेंट लिखता है। इंतहाई अफसोस की बात है। दे आर नॉट मिलिटेंट्स, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। कम ऑन, मतलब ये क्रेडिट तो आप उनको दें। पूरी दुनिया में अगर चे गुवेरा लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुआ था तो वो फ्रीडम फाइटर था। मकबूजा कश्मीर में अगर बुरहान वानी खड़ा हुआ है तो मिलिटेंट है। मतलब मंतक चेक करें ना आप, इंडिया की मंतक चेक करें। और फिर पाकिस्तान पर ब्लेम ये लगाना कि ये जो भी करा रहा है पाकिस्तान करा रहा है। भाई आप उनसे बिहेव अच्छा करो। बिल्कुल। आपने फौज की ताकत के बल के ऊपर उनको दबाने की कोशिश की है। आप डेमोक्रेटिकली उनसे बात, अगर आपकी ऑक्युपेंसी में है ना, आपका ऑक्युपाइड एरिया है ना, आप उनको ट्रीट अच्छा करो। पुलवामा अटैक के बाद ये 40-42 लोग गए हैं वहां पे, उनके फौजी। उसके बाद इंडिया में क्या हुआ है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने स्टॉल्स लगा रखे थे, वीडियो देखी होगी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर घुस गए, निकलो कश्मीरियों निकलो, निकलो कश्मीरियों निकलो। ऐसे। ये तो आप लोगों का लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है। यानी आपने जो 50-60 और इस तरह के स्लीपिंग माइंड्स थे जिनके जहन में एक लावा उबल रहा था, उनको मजीद उजागर करने की कोशिश की। आप जाओ, आप भी सुसाइड जैकेट पहनो और चढ़ जाओ। ये मौका तो आप खुद फराहम कर रहे हैं। दिस इज ऑल इंडिया बिहाइंड दिस ऑल शिट। यानी कश्मीरियों की जो कुर्बानियां थी वो रंग ला रही हैं और उनको जरूर उनका फल मिलेगा जी। एक बात, मैं कतई तौर पर इसकी टाइमलाइन डिसाइड नहीं कर सकता ना, हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। पिछले मतलब हम पैदा हुए हैं तो हम यही सुनते आ रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बिल्कुल। और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। ये हमारा भी नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। लेकिन ये टेरिटोरियल लड़ाई से अब निकल जाना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया को। मुज़ाकरात की मेज पर आए, बिहेव सेंसिबली। और भाई 1.25 अरब की आबादी आपकी है, दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी आपकी है। बिल्कुल। पाकिस्तान इज स्टिल अंडर स्टेबिलिटी। पाकिस्तान अभी ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान अभी मसाइल से निकल रहा है। तो ज्यादा नुकसान होना है। जब हमला आप पे जवाब में आया ना,
न्यूक्लियर बम हमारे के पास भी है, आपके पास भी है, नुकसान आपका ज़्यादा होना है, आपको रीग्रो करने में टाइम लगेगा, हमें नहीं लगना। ये इंडिया को देखना चलें आगे बढ़ते हैं फ़ारूकी साहब। एक और हमारे पास है चाबहार पोर्ट, बलूचिस्तान में असम्बलिंग का नेटवर्क, सरहदी कशीदगी, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात। हाँ। दुनिया के अंदर हमने देखा है कि जो मुल्कों के अंदर, जैसे कि आपने खुद अभी इतनी सारी पूरी अपनी गुफ्तगू में बात कही कि हमेशा जंगे हल नहीं है, जो सफारती एतबार से, माशी एतबार से जितना आप आगे बढ़ेंगे वही आपकी कामयाबी होगी। तो हमने देखा कि इंडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ हथियार आजमाता रहा है। इसी तरह हमने देखा कि जब पाकिस्तान के अंदर सी पैक बनने लगा तो इंडिया ने, और जब अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई तो इंडिया ने, हालांकि उसके सरहदी कोई ताल्लुक भी नहीं बनता है अफगानिस्तान में, इंडिया ने अफगानिस्तान में अपने कौंसल खाने खोले, पाकिस्तान की अफवाज पर, चौकियों पर हमले शुरू करवाए, और फिर साथ साथ जो है अफगानिस्तान की मंडियों पर भी इंडिया ने कब्जा करना शुरू किया। फिर जब पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट बनानी शुरू की तो चाबहार भी शुरू हो गई, और फिर बलूचिस्तान के अंदर कलभूषण यादव जैसे नेटवर्क हैं वो भी इंडिया, और फिर साथ में बदकिस्मती से हम तो ईरान के साथ, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उनको बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं उनके साथ, हमेशा हमारी तरफ से उनके साथ अच्छा सलूक किया गया, लेकिन इंडिया के साथ ईरान भी मिल गया है। इस पर आप क्या कहेंगे कि हमें इन दोनों पड़ोसी ममालिक के साथ किस तरह का ताल्लुकात रखने चाहिए? देखिए मदनी साहब, ये बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि सब मंदियाँ तो हो रही हैं, ठीक है। अब जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं ना, वो नई सबबंदियों में ममालिक को इकट्ठा कर रही हैं। ये आपको मानना पड़ेगा कि अब अमेरिका पाकिस्तान का क्लोज अलाई नहीं है। बिल्कुल, अमेरिका पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, ठीक है। सेम इज़ द केस विद अमेरिका, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। ये अब एक सफ़ है, ये हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। अब हमें इस खुमार से बाहर निकलना आना चाहिए कि हम ब्रादर इस्लामी ममालिक और हम दोस्त ममालिक और हम पता नहीं क्या। एज़ फार एज अफगानिस्तान इज़ कंसर्न, अफगानिस्तान डजंट मीन अफगान तालिबान। बिल्कुल, ये हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अफगान गवर्नमेंट अलग है, अफगान तालिबान अलग है, बिकॉज दे आर फ्रीडम फाइटर्स फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। इसी तरह से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरह इंडियन ऑक्युपेंसी है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने चीज़ें होल्ड की हुई हैं ना, तो फारूक अब्दुल्ला था या महबूबा थी या दूसरे लोग थे, तो उनका इन्फ्लुएंस अलग है और कश्मीरीज अलग हैं, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन एज फार एज ईरान इज कंसर्न, ईरान की गवर्नमेंट और ईरान के लोग एक ही हैं और उनकी सफ़ एक ही है, ईरान, और वो ट्रायंगल है ईरान, अमेरिका, इंडिया। इसको हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए। हमें उस जोन से बाहर निकल आना चाहिए कि हम ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ बैठे हैं और उनका ताउन हमारे साथ रहेगा और बुरे वक्त में हमारे साथ। आपको याद होगा पाकिस्तान पासदारान पे हमला हुआ था, उन्होंने भी, इंडिया ने पुलवामा का हमला हमारे ऊपर धर दिया इल्जाम, और उधर से पासदारान इनकलाब वालों ने कहा कि आपने हम पर हमला किया। बिल्कुल ऐसा ही। और उसके बाद वही ईरान है ना जो अपनी सरहदों पर अपनी फौजें एकदम खड़ी कर देता है। किसके कहने पर खड़ी करता है? इंडिया। बिल्कुल। अफगान गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर, अगर कोई खुदकुश हमला वहाँ पे हुआ है, कंधार में हुआ है या काबुल में हुआ है, तो अफगान गवर्नमेंट सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगाती है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तालिबान, ठीक है, गवर्नमेंट की बात कर। तो ये सबबंदियाँ हैं। अब वो सबबंदियाँ कैसे हैं? अब देख लें, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन, रशिया। सऊदी अरब का मतलब यूए, ये सारे खलीजी रियासतें, ठीक है। पाकिस्तान, चीन, रूस और खलीजी रियासतें एक साफ है, बिल्कुल, ठीक है। इंडिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान। अच्छा, अब इसमें रूस की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना, वो हमें समझ नहीं होगी जी। रूस सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, दोनों के साथ है, वो इंडिया के साथ भी है, बिल्कुल, ठीक है। उनके अपने स्टेक्स हैं, उसने अगर ड्रोन्स बेचने हैं तो उसको देगा। इसराइल का भी इसी तरह से है, ऐसे इसराइल के स्टेक्स भी ज्यादा इंडिया के साथ हैं, ऐसे, ठीक है। उसका कोई अगर इंटरेस्ट हो सकता है वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में, कहीं अगर हो सकता है तो उसमें पाकिस्तान को कहीं क्रेडिट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ओवरऑल इसराइल की सिंपैथीज इंडिया के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, ठीक है। तो हमें ये सोचना होगा कि जिन ममालिक को हम अपने जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनका हिस्सा तस्वुर करते हैं, लाइक रशिया, वो 100% हमारे साथ रिलेटेड नहीं है, हमारे मोहतात रहना होगा। चाइना का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, दे आर प्लानिंग फॉर एन 100 years इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, एक सदी का प्लान है उनका, बिल्कुल ऐसे। और जितना चाइना को पाकिस्तान के अंदर फ़ायदा है इतना शायद किसी कंट्री में होगा, ठीक है। और चाइना को जितना हम ब्रादर मुल्क समझकर अपनी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ब्रादरिज्म से ज़्यादा उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। ये सी पैक जो है,
इसमें हमें तो इसके जो फ़वायद होंगे, जो जिसके असरात हैं वो दूररस हैं, मिलेंगे, उसकी परसेंटेज या उसकी रेशो जो है ना वो इतनी है, यानी 10 to 20% है, यानी मैं 10 to 20% भी ज़्यादा बता रहा हूँ शायद, ठीक है। बाकी जो फ़ायदा है वो उनको है। अच्छा, आपको याद होगा महातीर मोहम्मद से पहले जो साहब थे मलेशिया के, जी, अब्दुल रज़ाक साहब, नजीब अब्दुल रज़ाक, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने चाइना के साथ मुआहदा किया ऐसे, ठीक है। इसी तरह सीपैक लेवल के 15 से 20 अरब का, जी, इन्वेस्टमेंट इससे भी बहुत ज़्यादा, $20 बिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट। तो उसके ऊपर नजीब रज़ाक रहे एक अरसे तक और वो इन्वेस्टमेंट ऊपर काम होता रहा। फिर एक वक्त आया जब महातीर मोहम्मद को दोबारा से, इतने बुजुर्ग उम्र की शख्सियत, 94 की उनकी एज है, उनको वापस इलेक्ट करके ले आया, एक मैंडेट दिया। तो नजीब रज़ाक ने रिविज़िट किया सारे मामले को, उन्होंने देखा कि हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसी है। तो इन्वेस्टमेंट देखने के बाद उन्हें पता चला कि जो मलेशिया है, मलेशिया गोना बी हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड लिमिटेड लेवल ऑफ फेवर्स फ्रॉम चाइना इन दैट इन्वेस्टमेंट, और वो था तकरीबन 10% का, और बाकी चाइना ले रहा था। उन्होंने कहा कि मैं इसको इस तरह से नहीं चलने दूंगा, आई विल गो टू बीजिंग एंड आई विल डायरेक्टली टॉक टू देम कि वी नीड टू हैव दिस ऑन फेयर एंड फ्री बेसिस, ठीक है। हम इसको शेयर बेसिस पे नहीं करेंगे कि 10 तुम्हारा और 90 हमारा, हम इसको फ्री एंड फेयर बेसिस पे करेंगे, 50-50 करो, फिर हम मानेंगे। उन्होंने पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को रिविजिट किया, रिव्यू किया, अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब जाके डिसाइड हुआ है कहीं के कोई 50% मलेशिया को मिलेगा, 50% उनको मिलेगा। और इसमें भी कुछ एक चीज़ और भी जो सामने आई थी, मैंने भी उसको देखा, उसमें ये था कि जो चाइना है उसने जो बहुत सस्ते कॉस्ट उसकी बहुत कम थी, उस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा महंगा उनको यही दिया। पाकिस्तान में भी यही हुआ है। पाकिस्तान में तो आप सीपैक को भी कहना चाह रहे हैं कि भाई रिविजिट करने का कहा गया था इमरान खान, बट बात सारी ये है कि हम इस पोजीशन में नहीं है, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट्स ये सारे मुआहदे करके गई हैं, $16-17 कर्जा ले लिया पिछले 5 साल में चाइना से, बहुत सारा कर्जा ले चुके हैं, हम इस पोजीशन में नहीं है। अब हमारे लिए जितना आ रहा है ना वही काफ़ी है, और इस इन्वेस्टमेंट से लाजमी नहीं है कि जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट के बाद आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट्स हैं उसकी कोई हद नहीं है। बहुत बड़ी आपके अंदर रोड्स बन रहे हैं, आपके यहाँ पर पोर्ट आपका बड़े लेवल का बनने जा रहा है, जिसके ऊपर सिर्फ चाइना की इंटरेस्ट नहीं है, उसमें आपको अपने फ़वायद हैं, पूरी दुनिया से वहाँ पर जहाज़ लंगर अंदाज होंगे। तो हमें सारी चीज़ों को देखें, वो कहते हैं ना कि ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात है, लेकिन वो ज़ीरा भी मिला तो सही ना आखिर। बिल्कुल, यानी आप एक डेवलपिंग नेशन में तो आ जाएंगे ना, एक आप अंडर डेवलप्ड नेशन से एक डेवलपिंग नेशन के अंदर कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो कोई मजाक नहीं है। सीपैक इज ए गुड प्रोजेक्ट, रिविजिट या रिव्यू होना चाहिए था, बट हम इस पोजीशन में नहीं है। अब जो हो रहा है, अपसेट द सिस्टम, अपसेट द माइंड्स, जैसा है जैसा चलने। अच्छा, एक और बात, जैसे हमने बात की, जैसे आपने भी कहा कि सब बंदियां हो रही हैं, अफगानिस्तान में हमने देखा कि अमेरिका ने शिकस्त तस्लीम कर ली है और अफगान तालिबान अब इस पोजीशन में आ चुके हैं कि उनको गवर्नमेंट मिल जाए, और वो गवर्नमेंट कहते हैं कि 80-70-80% इलाके भी उनके कंट्रोल में है। लेकिन एक और बात जो है वो ये है, जिस तरह से हमने बात की कि इंडिया और ईरान दोनों की अफगानिस्तान में इस कदर असर रसूख है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जो है सबसे बड़ा पार्टनर है, जो मंडियां हैं उस पर अफगानिस्तान का, इस कदर, यानी कि $3 अरब जो है सालाना तिजारत है ईरान की। एक वक्त था कि पाकिस्तान की इतनी तिजारत होती थी। इसमें एक और बात जो कही जाती है वो ये है कि चूंकि हमने, पाकिस्तान ने वहां पर जगह छोड़ी है खाली, इसलिए ये दोनों मुल्क वहां पर घुस गए हैं। तो अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने शुरू में आते ही ऐलान किया कि उनको मुहाजिरीन को नेशनलिटी देनी चाहिए। इस पर कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ ना, बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त। तो अब हम अफगान अवाम, क्योंकि मुस्तकबिल हमारा सीपैक का अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, यहीं से सेंट्रल एशिया तक जाएगा, यूरोप तक जाएगा, तुर्की तक जाएगा, तो हम किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर अपना असर रसूख बढ़ा सकते हैं, अफगान अवाम को किस तरह से अपना करीब कर सकते हैं? तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? हुजूर वाला असर रसूख तो है, असर रसूख बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, असर रसूख है अवाम के साथ ताल्लुक। जी जी, मैं मेरी सुन लें ना, अर्जी सुन लें। असर रसूख है, आपके वालिहाना जज्बात उनके साथ हैं, आपका ट्रस्ट लेवल, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था वो ख़त्म हुआ है पिछले तकरीबन कोई 1.5-2 साल के अंदर, वो ट्रस्ट लेवल डेवलप हुआ है। उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई ब्रादर मुल्क, अवाम की बात कर रहा हूँ मैं या तालिबान की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अफगान गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है, उनको पता है कि अगर कोई ब्रादर मुल्क अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा हो सकता है तो वो पाकिस्तान है। यानी अगर 17 साल के बाद एक
सुपर पावर को शिकस्त हुई है और मुंह के बल गिरा है वो, ठीक है, और वापस जाना पड़ रहा है, और वापस निकलने के लिए भी वो मिन्नतें कर रहा है पाकिस्तान की ऐसे ही। कि अल्लाह का वास्ता मेरी जान छुड़ा दो। किन से जान छुड़ा दो? अफगान तालिबान से जान छुड़ा दो। वो मुल्ला उमर ने कहा था ना, औरिया साहब अक्सर तज़किरा करते थे और बड़ा ज़बरदस्त तज़किरा करते थे कि मुल्ला उमर ने एक दफ़ा कहा था कि अफगानिस्तान अमरीकी फ़ौजियों के लिए या रशियन फोर्सेस के लिए एक गोंद का तालाब है, जो एक दफ़ा आया उसका निकलना भी महाल है वहाँ से। 17 साल गुजारने के बाद अगर अमेरिका के साथ ये हुआ है तो कहीं ना कहीं हुनर कमाल का क्रेडिट पाकिस्तान को भी जाना लेकिन जो मंडियों का सूरत है, पिछले 5 साल में तो हमने देखा कि जो चमन बॉर्डर है उसको बार बार बंद कर दिया जाता था वगैरह वगैरह। अब इमरान खान साहब ने कहा कि 6 महीने मुसलसल रात दिन खोला जाए। तो अब तो मजीद कुछ इस तरह लग रहा है। आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि जिस तरह के मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लेके अफगान तालिबान और अमेरिका को या ज़ल्मे खलीलज़ाद वगैरह को एक टेबल पर लाने की कोशिश की है, तो अब पेंटागन और इंक्लूडिंग अमेरिकन बिग थिंक टैंक्स वो सारे खुश हैं पाकिस्तान से। और अफगान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है FTA, वो अगर रिवाइव होता है तो पाकिस्तान की अफगान मंडियों तक और अफगानिस्तान की पाकिस्तान की मंडियों तक रसाई बड़ी ईजी हो जाएगी। बिल्कुल। और अफगानिस्तान बहुत बड़ी मंडी है ऐसे। अफगानिस्तान इज अ बिग मार्केट। बिल्कुल। सेम इज द केस विद पाकिस्तान फॉर अफगानीज। पाकिस्तान इज अ बिग मार्केट फॉर देम। अच्छा, अब बात रही है नेशनैलिटी की, जो आप पूछ रहे थे कि नेशनैलिटी अगर मिलती है अफगान मुहाजिरीन को, आप देखें जी अगर सीरियन रेफ्यूजीज को टर्की इतने बड़े लेवल में 50 लाख सीरियंस को, शामी लोगों, हाँ जी, उनको अगर अपने पास रख के उनको नेशनैलिटी दे सकता है तो पाकिस्तान भी दे सकता है। अच्छा, ये फ्री इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट होता है, पूरी दुनिया में होता है, इसको आप हमेशा एक्सेप्शनल समझते हैं। ये जो बॉर्डर लाइंस होती हैं ना, जहाँ से ये जो माइग्रेशंस होती हैं ट्रेड लेवल पे, या लोगों की इमिग्रेशन होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये एक्सेप्शनल होती हैं इकोनॉमीज़ में, इसको आप काउंट नहीं करते होते हैं। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, मैं जब मुदस्सर कमाल साहब हमारे टीचर होते थे, हम बैठते थे उनके साथ, तो वो कंडीशन लगाते थे, कंडीशन होती थी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम बट एक्सेप्शनली। तो उस एक्सेप्शन में ये जो बॉर्डर होता है ना, इससे जो मूवमेंट होती है, फ्री मूवमेंट कुछ इलाकों में होती है, जैसे इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है तोरकम का, ठीक है, होती रही है पिछले 50-60 साल में फ्री मूवमेंट होती रही है, अब जाके बाढ़ लग रही है ना। बिल्कुल। तो इस मूवमेंट को आप इकोनॉमी का डेफिसिट या इकोनॉमी का प्रॉफिट कंसीडर नहीं करते, ये एक्सेप्शन होता है। यानी अगर 20 लाख लोग या 25 लाख लोग बाहर से आए हैं और आपके मुल्क के ऊपर, नान नुफ्के के ऊपर उनका गुजारा है, वो आपके लिए काम भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर इकोनॉमी में अपना हिस्सा भी तो डाल रहे हैं। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि ये कभी काउंट नहीं चले जाएं, सारे कंधारी आपको मिलेंगे। हामिद करज़ई कहां से आया था? बिल्कुल। हामिद करज़ई कहां से आया था? कहां से गया था? यहाँ से क्वेटा से गया था ना, क्वेटा से गया था, बशीन से गया था। इसके अलावा अशरफ गनी कहां से गया? यहीं से गए हैं सारे। इनको वहां जाके पोजीशनें मिल गई हैं। लेकिन इस फ्री मूवमेंट के अंदर जो फायदा है उस इकोनॉमी का है, जिस इकोनॉमी में रह के आप लोग देखें, शुरू में तो उनको हेल्प चाहिए होगी, बिल्कुल, उनको एजुकेशन चाहिए होगी, उनको बेसिक नीड्स चाहिए होंगी, उनको हेल्थ चाहिए होगी, उनको नेशनैलिटी चाहिए होगी, उनको स्टेटस चाहिए होगा, उनको लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए होंगे, स्कूलिंग चाहिए होगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके बाद उन आखिरकार उनकी नस्लों ने काम किसके लिए करना है? पाकिस्तान के लिए करना है, आपके मुल्क के लिए करना है। सेम इज द केस विद टर्की। अगर सीरियंस वहां रह रहे हैं तो वो किसका हिस्सा है? टर्की का हिस्सा हो जाएंगे एक वक्त में आके, उसी इकोनॉमी में काम करेंगे। आप उन मुल्कों से मिसाल क्यों नहीं लेते जहां पर काम करने के लिए लोग नहीं मिलते? कनाडा को देख लें, ठीक है, वीजे दे रहे हैं, बुला रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि आप लोग आए, हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है। तो आपको तो अल्लाह की नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ने आपको अपनी नेमतों से, बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा है। आपके पास पहाड़ है, आपके पास समंदर है, दरिया है, पब्लिक है, पॉपुलेशन है, कुछ लोग और आ जाएंगे, कुछ लोग और आ जाएंगे, और आपकी वो इकोनॉमिक इंडस्ट्री में खासतौर पर मजदूरी, लेबर, जिस तरह सऊदीया में पाकिस्तानी आकर यहाँ पर काम करते हैं, वहां पर काम करेंगे, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज है। लेकिन किसको बुरा लगा है? ये उस मोमबत्ती माफिया को बुरा लगा है, मोमबत्ती माफिया को भी, और फिर जो एक कौमियत का कार्ड उठा के खेलते हैं, खास एथनिक वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए बात हमारी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका भी, जैसे पीपल्स पार्टी है और बलोचिस्तान के भी कुछ लोग हैं, उनको बड़ा खतरा हो गया कि ये आगे। इसमें मैं एक जमीन से उसमें एक और चीज हो जाती है ना, देखें, अगर आप मूवमेंट होती है तो पेशावर में होगी या फिर क्वेटा में होगी, ठीक है, तो उस मूवमेंट से क्या होगा कि आपकी नेशनैलिटीज़ मिलेंगी, वोटर लिस्टें चेंज होंगी, वोटर नए डेवलप होंगे,
फिर उस वो जो पूरा MPs देखिए सर, ये फिर एक पूरा पॉलिटिकल जॉनरा है, उसको आप अब छेड़ेंगे ना तो बहस बड़ी लंबी हो जाएगी। तो उन सियासतदानों के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा, कैसे हम जीत सकेंगे, हम कैसे जीत सकते हैं। जो 500 वोटों के ऊपर 500 वोट में से जिसके पास 250 है, 270 है और एक के पास 230 है, तो 270 वाला जीत रहा है। बिल्कुल ऐसी जगह पर मैं से बलूचिस्तान की बात हम कर लेते हैं, तो ऐसी जगह पर जहां पर आपका जो टर्न आउट है वो इतना है, यानी 500 टोटल वोट है और 270 वाला जीत रहा है, 230 वाला हार रहा है, तो वहां पर अगर आपके 20 लाख इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, उनको नेशनैलिटी मिल जाती है, उनकी वोटर लिस्टें बनती हैं, तो सियासी मकासद के लिए बड़े मसले हो जाएंगे। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है जमील साहब कि अफगानिस्तान की जो आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ या इससे थोड़ी बहुत ऊपर है और पाकिस्तान 22 करोड़ है। और हम अफगानी हमें ये समझते हैं कि ये पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हमें भी ये समझना चाहिए कि अफगानिस्तान ये पाकिस्तान का हिस्सा है, हम क्यों उनको खाली छोड़ दें। हम खाली छोड़ भी नहीं सकते। एक वक्त में आपको याद होगा जब जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर की बात है, जब USSR ने अटैक किया हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर, कौन था, अगर यकीनी तौर पर US स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, हमारी एजेंसी उसमें रहीं साथ अफगानिस्तान के, लेकिन अगर अफगानिस्तान का किसी ने साथ दिया था वो पाकिस्तान था। बिल्कुल, पाकिस्तान से ही लोग जा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर से ही जिहाद करने वाले लोग अफगानिस्तान के अंदर जा रहे थे और अफगानिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा था, वो वक्त था। ठीक है, अब जंगें तोपों से लड़ने और बंदूकों से लड़ने का दौर खत्म हो गया, अब सिंपैथीज के जरिए लड़ने का दौर है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान की सिंपैथीज आज भी पाकिस्तान अफगान अवाम के साथ। इमरान खान साहब ने जो इक़दाम किया, नारा लगाया, वो मुहाजिरीन के हवाले से बिल्कुल सही लगा, बिल्कुल अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा, करना चाहिए था। ठीक है फारूक साहब, आगे भी बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उस दौरे पर यह पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा दौरा साबित हुआ, तो इसके समरात और फवायद क्या होंगे, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या कहेंगे। ब्रिलियंट, एक्सीलेंट मूव। खान साहब का जो स्पीच का अंदाज था एडमायरेबल। बहुत सारे लोग हैं हमारे साफ़ी बरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं जो हमारे सदर मुमलिकत का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं आजकल, वो खड़े हो जाने के ऊपर बिल्कुल समझ बड़ा मजाक उड़ाया है उन्होंने। खैर उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, उनके अपने भी मफादात हो सकते हैं, जाहिर है जो बंदा बेरोज़गार बैठा होता है वो 10 अंदाज से सोचता है, 10 तरीक़ों से सोचता है। बिल्कुल, लेकिन इस ख़ास किस्म के इवेंट को ना हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तारीख़ है। बिल्कुल, $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई है। वो मुल्क जहाँ पे आपका वज़ीर आज़म है, शाहिद खाकान अब्बासी की बात कर रहा हूँ जी, जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इंडिया में तो जाकर 40-40 अरब डॉलर की रिफाइनरीज लगाते हैं, आप पाकिस्तान में भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें। आपको पता है वो टोटल जो मीटिंग थी ना वो 52 सेकंड की थी, शाहिद खाकान अब्बासी की और मोहम्मद बिन सलमान की। 52 सेकंड की मीटिंग में मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ इतना कहा था, विल थिंक अबाउट इट। एक मुल्क का शहजादा जो आने वाले वक्त में खादिम हरमैन अशरीफैन है, बिल्कुल ठीक है, वो आपके मुल्क में चल के आता है, $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के MOU साइन करता है और कहता है अगली फेज में इससे भी डबल होगा। बिल्कुल ऐसे। उसके लिए आपको उनका भी थैंकफुल होना चाहिए और उसके लिए उस बंदे को भी आपको सलूट करना चाहिए, इसकी क़यादत पर एतमाद करके इतना बड़ा आदमी वहाँ से चल के यहाँ आया है। उसकी पर्सनैलिटी का कोई औरा तो होगा ना। बिल्कुल। और उस बंदे के साथ साथ उस एस्टैब्लिशमेंट को भी सलाम करना चाहिए जो पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और उस एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ आपके प्रीवियस जर्नल और हालिया जर्नल यानी कमर जावेद बाजवा साहब को भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के मामले पर इमरान खान के साथ एक ही पेज पर हैं और अल्लाह करे एक ही पेज और एक ही किताब पर रहें, साथ साथ रहें। पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट। जनरल हेड शरीफ साहब ने जैसे इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह बने, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ की बात है जी। इन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब को करीब लाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। He has played a role of bridge between Pakistan and Saudi Arabia. We must appreciate that guy. और जनरल राहील शरीफ बड़े ही डेडिकेटेड किस्म के जर्नल हैं। पूरी दुनिया में ऐसे कम जर्नल पैदा हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने अपनी कमान के अंदर अपने मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका है। देखे ना, रद्दुल फसाद तो बाद में हुआ, उससे पहले असल ऑपरेशन का आगाज राहील शरीफ साहब ने किया था, बिल्कुल ठीक है। राहील शरीफ साहब की एक कदर मंजिलत थी, पाकिस्तानियों के दिलों में है, रहेगी। उसके बाद कमर जावेद बाजवा साहब को, जनरल साहब को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़े तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है। ख़ास तौर पर उनका जो स्पेशल दौरा था सऊदीया का, जब वो अकेले गए, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ गए, बार बार चल कर गए, इसको हमारा एक ख़ास तबका
कशकोल उठा कर ले जाने की बात करता है। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए अगर आपके सारे इदारे एक सफ़े पर हैं, एक ही पेज पर हैं और एक ही एंगल में काम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब कब तक दूसरों का खा खाकर पाकिस्तान में बकते रहोगे यार। पाकिस्तान अगर बेहतरी की जानिब जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सऊदी अवाम में भी हमने देखा कि सऊदी अरब का जो अरब मीडिया है उसने भी इस दौरे के हवाले से, पाकिस्तान की अहमियत के हवाले से, इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तानी अवाम के हवाले से बहुत अच्छी हमने देखा राय कायम की है। तो आप सऊदी अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की, जिस तरह वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आए, सऊदी अवाम के लिए आप चूँकि पाकिस्तान की मीडिया को भी देखते हैं, पूरे पाकिस्तान को भी आप देखते हैं, उनके अवाम के लिए क्या मशवरा है कि पाकिस्तान के कितना और करीब है, पाकिस्तान उनके लिए क्या कुछ सोच रखता है? देखें, पाकिस्तानियों का जो एक इमेज है ना सऊदीया के अंदर, मैं मतलब आपके सामने इस वक्त सऊदीया में बैठा हूँ, मदीना में हूँ, इससे पहले मक्का में था, वो इमेज को इतना अच्छा नहीं है पाकिस्तानियों का। ठीक है, बहुत सारे मामलात के हवाले से, बहुत सारे मामलात के हवाले से, लेकिन once you are having the same belief, second you are having the same minds, तो मसला नहीं होता। सेम बिलीफ तो हमारा हमेशा से था, अकीदा एक ही है, ईमान एक ही है, हरम एक है, आखिरी नबी हमारे एक हैं, ठीक है, सबका ईमान है। ईमान मुफस्सल और मुजम्मल हमारा मुकम्मल होता ही नहीं है इन चीज़ों के बगैर। हमारा किबला और काबा इधर है, तो हम उस चीज़ के ऊपर तो दूसरी राय ही नहीं है। अब बात आती थी इक्वल माइंड्स की, यानी देयर शुड बी ए बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वल माइंड्स कैसे होते हैं? एक बंदा है जो रियासत मदीना का वली और वारिस है, उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान जी, ठीक है, जो किंग सलमान के साहबजादे हैं। बिल्कुल। एक बंदा है जो रियासत मदीना के नारे के ऊपर एक मुल्क के अंदर काम कर इक़्तिदार लेके आया। बिल्कुल, ठीक है, सरबराह, यानी यू आर हैविंग द इक्वल माइंड्स। एक माइंड इधर बैठा है, एक माइंड उधर बैठा है। वो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, ये यंग एज में बहुत ऊपर जाने के लिए मेहनत करके आया, ठीक है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, पता नहीं कौन कौन से ओहदे, कानून में डिग्री, ठीक है, ऐसे फादा बिनते फलाह बिनते हैथलीन का साहबजादा, सबसे बड़ा शहजादा, उसकी तो जाहिर है कि एक अपनी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। उधर भी एक हीरो, बिल्कुल, जिसने क्रिकेट की दुनिया से लेकर सियासत की दुनिया तक अपनी काबिलियत और सलाहियत का लोहा मनवाया, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये इक्वल माइंड थे, इक्वेशन बैलेंस हुई है। जब इक्वेशन बैलेंस होती है ना, बड़े बड़े मामला पीछे हट जाते हैं। यहाँ के अवाम बड़े दिल के हैं। अगर पाकिस्तानियों में कहीं कोई कमियाँ कोताहियाँ हैं, कहीं पर हुई हैं, या एक माइंड सेट है जो कि सुधार की जानिब नहीं जा रहा है, तो पाकिस्तानियों को भी अपने आप को बेहतर कर लेना चाहिए। सऊदियों का बड़ा दिल है, बिल्कुल, बहुत बड़ा दिल है। अब सऊदिया के अंदर अगर आप देखें 20 लाख से ज्यादा लोग जी, पाकिस्तान के मतलब 20 लाख से ज्यादा लोग हैं। मक्का और दोनों जगह पाकिस्तान के बड़े इंजीनियर और ये लोग। सर मैं कुछ तकरीबन कोई 10-12 मैंने ट्रैवलिंग मक्का में की है, मुझे हर टैक्सी के अंदर ड्राइवर पाकिस्तानी, हर टैक्सी के अंदर ड्राइवर। आपको रोजगार दिया हुआ है? रोजगार दिया हुआ है। और टैक्सीज भी कुछ छोटी मोटी, आपको पता है कि यहाँ पर सारी बड़ी गाड़ियाँ, कैमरे, मतलब टोयोटा की बड़े बड़े ग्रैंड मॉडल्स हैं, हल्की फुल्के, मतलब उन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया हुआ। आप अगर सॉरी 1.5 किलोमीटर की ट्रैवलिंग भी करते हैं ना, तो आप मिनिमम 10 से 15 रियाल ले लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, आपका 1 रियाल का भी पेट्रोल नहीं लगता, आप पैसे बचा रहे हैं, आप एक इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। 4 अरब डॉलर सालाना तरसीलात, आपकी पूरी दुनिया से विजिटर यहाँ पर आ रहा है। आप एक मतलब एक समझें कि आप सोने की चिड़िया के अंदर आपको मौका मिला हुआ है बैठने का, और आप वहाँ से कमा रहे हैं। अच्छा, एक और सऊदी जो सोचते हैं यहाँ के, उनको असल मसला है दिफाए हरमैन का और अपनी सरहदों के दिफा का। पाकिस्तान की फौज ने तो एग्रीमेंट किया, वो माहिदा कि हम सऊदी अरब के दिफा में हमेशा साथ रहेंगे, ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। देखें, पूरी दुनिया में एक ही इस्लामिक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की फौज बड़ा दिल गुर्दा रखने वाली, पूरी दुनिया की अफवाज को ट्रेनिंग देने वाली। मतलब अगर हमारे पास कोई ट्रेनिंग का सेशन होता है या मशकें होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, आप देखें पूरी दुनिया से अफवाज पाकिस्तान के पास आती हैं। बिल्कुल, इंडिया की फौज की मैं थोड़ा सा एक चुटकुला दे देता हूँ। इंडिया की फौज, उनको तो चलना नहीं आता, बिल्कुल खुदकुशियां कर रहे होते हैं भूख से, उनको परेड करना नहीं आता। अरे इन जरी जवानों के सामने, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जैसे, लालक जान शहीद जैसे जरी जवान, जिन्होंने एक एक बटालियन को एक एक बंदे ने एक एक बंदूक के सहारे के ऊपर रोक के रखा, उनसे मुकाबला करेंगे मम्मी की कसम वाले, ठीक है। तो ये सऊदी अरब की मजबूरी थी। सऊदी अरब को ऐसा कोई ब्रादर इस्लामी मुल्क इतनी बड़ी अफवाज और इतनी बेहतरीन ट्रेंड फौज के जरिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आमादा नहीं हो सकता था। पाकिस्तान जाहिर है
कि एक बेहतरीन मुल्क है इस मामले में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस लेवल की सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान का दिफा और भी जनरल करेगा। राहील शरीफ साहब जैसा बंदा पाकिस्तान के अंदर सऊदीया के अंदर मौजूद है, तो एक ब्रिज है और बेहतरीन उनको मौका मिला था कि उनको वहाँ की फ़ौज एक एग्रीमेंट दे रही है, लेकिन साथ साथ उनके इंटरेस्ट और भी हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इतनी चीप लेबर कहीं से नहीं मिल सकती। पाकिस्तान को तो मौका मिल रहा है, पाकिस्तानियों को मौका मिल रहा है यहाँ पे कमाने का, लेकिन उनको इतनी चीप लेबर कहीं से नहीं मिल सकती, ठीक है। ऐसे लोग कहीं से यहाँ उनको वर्कर्स चाहिए ना, बिल्कुल, ठीक है। हर कंट्री ये अगर कनाडा मांग सकता है तो सऊदीया भी मांग सकता है, वो बांग्लादेश से भी ला सकते हैं, वो इंडिया से भी ला सकते हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि पाकिस्तान के साथ एक कॉपरेशन का लेवल रखा हुआ है। अब पाकिस्तानियों को चाहिए कि सऊदीज़ ने अगर खुला दिल रखा हुआ है तो उनको उसी सतह पे, उसी अंदाज से, उसी तरीके से अपने बिहेवियर को, अपने ट्रीटमेंट के अंदाज से उनका दिल में घर करना चाहिए कि किस अंदाज से घर करना है। रही बात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन की, तो इट्स अ बैलेंस्ड और इक्वेशन, दिफा के लिए इट्स अ बैलेंस्ड पाकिस्तान इक्वेशन, की आवाम और पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब का बिल्कुल साथ देगी, साथ देगी, बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। और ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ लेते हैं, चूंकि वक्त भी हमारे पास ख़त्म होने जा रहा है। इसमें दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, उन पर ज़रा बात कर लेते हैं जी। एक तो है तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी, एहतसाबी अमल और अपोजिशन जमातों की चीखें या फिर एतराज़ात उस पर, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अच्छी है, माशी बहरान जो सरमायाकारी आ रही है उससे टल जाएगा? देखिए, मुआशी बहरान तो विरसे में मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये मुआशी बहरान तो विरसे में मिला है। असद उमर से भी एक दफ़ा आपकी मुलाकात हो गई जी, थी, मेरी मुलाकात उनकी एक्सीडेंटली एयरपोर्ट पे हुई थी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मैंने पकड़ लिया था। खैर, ये एक अजीब ही अलमिया है और उसकी वजह भी है, हमें मानना पड़ेगा कि एक गवर्नमेंट है, फर्स्ट टाइम इक़्तिदार में आई है, बिल्कुल, ठीक है। उन्हें पता नहीं है कि हैंडलिंग क्या होती है, ये हैंडल किस तरह करना है। तो उन्होंने भी मुझसे गुजारिश यही की थी कि ये आप कोई ऐसा सवाल मत पूछ लीजिएगा, अगर कोई अच्छी बात करनी है पॉजिटिव तो मैं हाजिर हूँ। वो पॉजिटिव बात हुई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मेरी जब उनसे बात हुई तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहली दफ़ा गवर्नमेंट आई है इक़्तिदार में, उनको पावर पहली दफ़ा मिली है, ठीक है। उनको लाइन समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। जिस भी ईंट को उखाड़ते हैं उसके नीचे मगरमच्छ बैठा है, बिल्कुल, ठीक है। अब उस मगरमच्छ की जो जड़ें हैं वो दूर दूर तक हैं, उसको छेड़ते हैं तो 10 जगहों से वो छेड़ देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में उनके लोग बैठे हैं, इधर उधर उनके लोग बैठे हैं। तो करप्शन का नारा, करप्शन के खात्मे का नारा लेकर, तब्दीली का नारा लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है। इनिशिएटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत मुश्किल है। इकॉनमी को बहरानों का सामना कल भी था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा, आइंदा 8-10 साल तक। लेकिन ये तय है कि जो इनिशिएटिव खान साहब लेके आ रहे हैं, जो उनकी गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग फ्यू वेरी ओन काइंड ऑफ मिनिस्टर लाइक फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, पता नहीं किस किस तरह के लोगों को उन्होंने बिठा दिया, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, सिस्टम ही ऐसा आपका इंस्टॉल ऐसा है कि इस तरह के लोगों से छुटकारा पाना भी इतना आसान नहीं है, बिल्कुल। लेकिन खान साहब हिमसेल्फ इज ए ग्रेट लीडर। जो इनिशिएटिव वो ले रहे हैं मच नीडेड इनिशिएटिव थे। 50-50 साल 40 साल से लोग बैठ के इस मुल्क को खा रहे थे, उनको पकड़ना इनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी। बैलेंस किया है चीज़ों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को भी पकड़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के लोगों को भी पकड़ना शुरू कर दिया, नून लीग के तो पहले ही पकड़ में आए हुए थे। तो जाहिर है कि जो एहतसाब होगा उन्हीं का होगा जिन्होंने एक अरसे तक मुल्क को लूटा है, ठीक है। तो अवाम को सपोर्ट करना चाहिए, अवाम को सपोर्ट करना चाहिए। खान साहब इज डूइंग ग्रेट, मतलब उनकी डायरेक्शन दुरुस्त है, इंटरनेशनली भी, डिप्लोमेटिकली भी और नेशनली भी। अगर इस दफा खान साहब को अगर नाकाम कर दिया तो पाकिस्तान फिर बहुत पीछे चला जाएगा। मतलब सिर्फ खान साहब का नाकाम होना नहीं है, ये नाकामी आपकी रियासत की नाकामी होगी। बिल्कुल, आप देखें ना कि आपकी तारीख में पिछले 70 साल में पहली दफा हुआ है कि आपका प्राइम मिनिस्टर GHQ में खड़ा था। बिल्कुल, आपके प्राइम मिनिस्टर को GHQ में सलूट लगे। बिल्कुल, इससे पहले तो ये था ना कि यार आर्मी चीफ चल के आया मेरे पास, ठीक है। इसका आना थी, इसका जरा ईगो थी ना, एक ईगो फैक्टर था। मतलब आपकी डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेटिक लीडर थे वो कहते थे कि फौज हमारे अंडर है, और फौज कहती थी कि हम सुपीरियर हैं यार, हमारे पास कमान है, सिक्योरिटी की कमान है। बात इतनी सी है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इदारे, वो एक इंस्टीट्यूशन है फौज। बिल्कुल, डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन बनने जा रही है ऐसे, ठीक है। डेमोक्रेसी को सही तरीके से खुल के खेलने का मौका नहीं मिला अभी। और मज़े की बात यह है कि दोनों इंस्टीट्यूशंस हाथ में हाथ मिलाए खड़े हुए हैं, पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिनको तकलीफ हो रही है इसी बात की हो रही है कि ऐसा हो कैसे गया। तो भाई अगर आपको लगता है ना कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से हाथ मिलाने से खान साहब इक़्तिदार में आए हैं, तो नवाज शरीफ साहब भी किसी की गोद में बैठ के इक़्तिदार में आए थे।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी किसी की गोद में बैठ के इक़्तिदार में आए थे। अगर ये तरीका है डेमोक्रेसी के को फोर फ्रंट पे लाने का, पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह से डिसाइड करती है। ओबामा ऐसे नहीं आ गया था इक़्तिदार में, पेंटागन ने डिसाइड किया था बिल्कुल कि एक ब्लैक को भी अब मौका मिलना चाहिए। यानी अवाम को अच्छी तरह से बस इमरान खान का साथ दे और पाकिस्तान उनको मौका दें यार, उनको करने देना एक दफ़ा। 5 साल बाद वो भी एहतसाब के कटहरे में होंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, आखिरी टॉपिक है जो कि वक्त भी ख़त्म हो रहा है। सानिहा साहिवाल और नकीब कत्ल केस, पाकिस्तान में अदलिया का निज़ाम और पुलिस में इस्लाहात और इक़दामात, तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, लेकिन अभी तक नतीजा और रिजल्ट नहीं निकल रहा। आपने इसको देखा होगा कि क्यों, क्या वजह है? देखिए बात यह है कि 6-8 महीने के अंदर हम नतीजा एक्सपेक्ट करते हैं। हमें भी जज्बात से हट के ना चीज़ों को रियलिस्टिकली सोचना चाहिए कि पुलिस में रिफॉर्म्स करना इतना आसान काम है। ताज बरतानिया से डिज़ाइन हुआ एक फार्मूला है पुलिसिंग और अभी तक वही चल रहा है। मतलब अब मैं डिफेंस के थाने की बात करूँ ना, डिफेंस के थाने के अंदर सिर्फ कंप्यूटर रखे हुए हैं, जिसमें आप डिफेंस लाहौर की बात करूँ, जिसमें आप जो है ना ऑनलाइन FIR और दीगर चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी आप जाएंगे पर्चा, और वो पर्चे को इतनी अहमियत देते हैं कि यार ये पर्चा जो है ना मतलब जैसे बदल ही नहीं सकता, और कोई करना चाहे ना 10 सेकंड के अंदर उसमें दफात भी बदल जाती हैं, सब कुछ चेंज हो सकता है। बिल्कुल ऐसे करना चाहे तो, ना करना चाहे तो मुल्जिम और जो विक्टिम है वो परेशान ही फिर रहे होते हैं। तो पुलिसिंग चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सानिया साहिवाल इंसाफ और कानून का कत्लेआम था, बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे महरक़ात क्या थे, इस तक पहुँचना खान साहब की बुनियादी जिम्मेदारी होनी चाहिए। खान साहब हिमसेल्फ वही ये नारा लेकर आए थे ना कि अवाम को इंसाफ। अगर कोई वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत की मिसालें देकर वो तब्दीली का नारा लगा कर आए हैं ना, तो उनको अब ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी कि सिर्फ आपको शेल्टर होम्स बना लेने से या लोगों के लिए ख़ास किस्म की इमारत तामीर कर लेने से, लोगों के लिए अपने गवर्नर हाउसेस की बैरूनी दीवारें गिरा देने से इंसाफ फराहम नहीं होगा। आपको इंसाफ उनके डोर स्टेप पे देना होगा, आपको एहतसाब का अमल खुद से शुरू करना होगा, और आपको लोगों के साथ होने वाली ज़्यादती को ख़त्म होते हुए दिखाना होगा कि आपके साथ अगर हुई है ना तो आइंदा किसी के साथ नहीं होगी, आपको इंसाफ मिलेगा। जब 1 या 2 टेस्ट केसेस हो जाएंगे ना तो लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अब जो गवर्नमेंट आई है ना इसने बर्दाश्त नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। मैं मानता हूँ खान साहब की कैबिनेट के अंदर कुछ नॉन सीरियस किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब लिबरल एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो इस स्टेट को रियासत मदीना का दर्जा नहीं देना चाहते और रियासत मदीना बनते हुए देखना नहीं चाहते। ठीक है, वो उनके अपने उनको देखें ना, वो इस तरह के चापलूस हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी शहजादे को 1 हाथ मिलाता है तो वो 2 हाथ मिला रहे होते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो वो इस तरह के लोग हैं, खान साहब को उनसे मोहतात रहना चाहिए क्योंकि वो नुकसान यही पहुंचाएंगे बहरहाल। जी जी, जब आखिर में चूंकि वक्त खत्म हो रहा है जी, मीडिया की अहमियत और ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा 24 उर्दू जो चैनल है, इसका मकसद और हदफ ये है कि पाकिस्तान की आवाम को असल जो हक़ाइक़ हैं वो बताए जाएँ और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और पाकिस्तान को उन ख़तरात से बचाया जाए जो या तो हमें नज़र आ रहे हैं या हमें नज़र नहीं आ रहे, और पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात से हत्तल मुमकिन कोशिश की जाए बचाने के लिए आवाम को अवेयर किया जाए। ये एक हमारा हदफ है। और दूसरा हदफ ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की आवाम को एक दूसरे के करीब लाया जाए। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अरबी के अंदर कोई ऐसा चैनल नहीं है, ऐसा कोई मीडिया नहीं है जो पाकिस्तान के अरब दुनिया को पाकिस्तान के बारे में बताए। ठीक है, तो आप इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए 24 उर्दू के लिए क्या कहना चाहेंगे कि हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के अवाम को करीब कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी ऐसा चैनल होना चाहिए जो अरब दुनिया को पाकिस्तान से वो दिखाए और बताए। अच्छा, सबसे बड़ी पॉजिटिव जो चीज़ है, देखें सेटेलाइट मीडिया से अब चीज़ें डिजिटल मीडिया की तरफ जा रही हैं ऐसे ही, और डिजिटल मीडिया आने वाले दौर का मीडिया है। ठीक है, जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले तज़किरा कर रहे थे कि हाइब्रिड वॉर्स हो रही हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में जंगें अब टेबल्स पे होती हैं या फिर मीडिया के थ्रू होती हैं। फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी मीडिया है ऐसे ही। ठीक है, और उसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को मुबारकबाद पहले तो इस बात की कि पहले आप डिजिटल मीडिया पे आए, ठीक है, और अपना लोहा वहाँ मनवाया, लोगों को बड़ी तादाद में अवेयर किया, एजुकेट किया। अब आप सेटेलाइट मीडिया की तरफ आ गए हैं। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है 24 न्यूज़ उर्दू का, जो अपने व्यूअर्स को और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और सऊदी व्यूअर्स को उनके दरमियान में एक ब्रिज क्रिएट करके, आपका सिर्फ उर्दू में नहीं है, 24 न्यूज़ उर्दू फ़ारसी बाकी लैंग्वेजेस में है, तो वो तमाम लैंग्वेजेस में लोगों को एजुकेट भी कर रहा है, उनको रिस्पॉन्सिबल होने का तरीका भी बता रहा है और उनको अवेयर भी कर रहा है हर चीज़ से। तो ये अब मुबारकबाद के मुस्तहक है। अब रही बात मीडिया की अहमियत और ज़रूरत की,
सैटेलाइट मीडिया आज से 5-7 साल के बाद, मुझे तो लगता है कि उससे भी पहले शायद एक मौका ऐसा आ जाना है कि हमारे पास टीवी के सामने बैठने का वक्त नहीं होना। बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ हमारे मोबाइल फ़ोन पे आती जानी है, हर चीज़ के लिए हमने वेबसाइट्स को ट्रोलना है, हमने वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स को देखना है, अच्छा ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, हर इन्फॉर्मेशन हमें मोबाइल पे मिलना शुरू हो जानी है और अभी मिल भी रही है। ठीक है, हमने टीवी से हट जाना है और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग टीवी खरीदने के लिए मार्केट भी नहीं जाएंगे। ठीक है, उनके पास इतना ना तो पैसा होगा और वो ज़ाया भी नहीं करेंगे। वो कहेंगे जहाँ मैं 40,000 का टीवी लेता हूँ वह मैं 40,000 और ऐड करके आईफोन जो नया आया वो क्यों ना ले लूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने देखना तो उसी पे है। तो इसकी अपनी अहमियत है, नैरेटिव डेवलप होता है, पूरी दुनिया में डेवलप होता है। ठीक है, पाकिस्तान और सऊदीया जैसे ममालिक के लिए नैरेटिव बिल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अवाम आपकी यानी हमारी सऊदीया की और पाकिस्तान की बड़ी बाशऊर हो चुकी है। एक रेडी वाला, एक ठेले वाला, मासी मीदे से लेकर मासी तक और मासी से लेकर मासूम तक सारे मोबाइल के ऊपर बैठकर एक एक चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनकी तालीम कुछ भी ना हो तो उन्हें पता होता है कि फेसबुक पे लाइव कैसे जाना है और अपना नैरेटिव कैसे देना है, ओपिनियन कैसे देनी है। यानी वो वोट कास्ट करना आता हो या ना करना होता हो, फेसबुक पर लाइव जाना उसको आता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, यूट्यूब पर लाइव जाना उसको आता है। और उस दौर में लोगों के लिए एक अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म पैदा करना 24 न्यूज़ का इसको अमल का जाता है। उनको सलाम पेश करता हूं मैं और आप लोग इसी तरह करते रहें माशाल्लाह से। इसकी अपनी एक अहमियत है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और आने वाले दिनों में जंगें उधर ही होनी है। बिल्कुल, मतलब जो जीत गया उधर ही जीत गया। चलें, जमील फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। ये थे हमारे साथ जमील फारूकी साहब, पाकिस्तान के मारूफ एंकर पसंद थे भी और हैं भी, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्कियों से नवाजेगा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, हमने जमील फारूकी साहब से बहुत से टॉपिक पर गुफ्तगू की। आपको इस हवाले से अगर हमारा प्रोग्राम ये पसंद आया होगा, ज़रूर पसंद आया होगा। इस हवाले से अगर आप हमें कोई तजवीज़ या कोई फ़ीडबैक हमें देना चाहते हैं तो हमारे जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। दुनिया मेरे आगे के नाम से हमारा ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर हमारा अकाउंट है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर चैनल है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।